नहीं होती, ये डील के 2% या 3% तक ही होती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कंटिंजेंट, क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस। कंटिंजेंट एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस जिसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती, ये किसी भी टाइम इनकर हो जाते हैं और ये आम यूटिलिटी एक्सपेंसेस से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कंटिजेंसीज जो हैं, कंटिजेंसीज बाकायदा हेड क्रिएट किए जाते हैं एज पर फाइनेंस। हम हेड ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, ताकि अगर कंटिजेंट पेमेंट्स हैं, वो पेमेंट जो शाज़ो नादिर इनकर होती हैं, तो उन पेमेंट्स को जो ऑफ एंड ऑन इनकर होती हैं उनको हम उसमें रिकॉर्ड कर सकें कंटिजेंसीज के अंदर। सो कंटिजेंट पेमेंट हो सकती हैं इन दैट केस जहां आपके पास साइड लाइन के ऊपर कोई पेमेंट्स इनकर हों और वो पेमेंट्स आपको करनी पड़ जाए। मे बी इट कुड बी ड्यू टू प्रेजेंट परफॉर्मेंस, इट कुड बी ड्यू टू फ्यूचर परफॉर्मेंस, और इट कुड बी ड्यू टू एनी अदर परफॉर्मेंस जो इनकर हो। ये कंटिजेंसी पेमेंट्स के उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम ऑफर 1990 टू प्रेजेंट, और इसके साथ जो है उन्होंने कंटिजेंसी की भी दी हुई है सारी डिटेल। ये कंटिजेंट पेमेंट का दिया हुआ है कि नंबर्स 55 थी और टोटल जो है 2.655% तक दिए गए। तो ये सारी उन्होंने सिर्फ उसका रिव्यू दिया गया। सो कंटिजेंट पेमेंट सिर्फ वो पेमेंट्स हैं जो ऑफ एंड ऑन इनकर हो सकती हैं और हम उसके लिए अलहदा से पैसे रख लेते हैं अपने बजट के अंदर भी कि ये कंटिजेंसी के ऊपर खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यूज ऑफ कॉलर। ये सबसे मजे का टॉपिक है। यूज ऑफ कॉलर जो है बेसिकली उस वक्त यूज होता है जब आप स्टॉक टू स्टॉक ट्रांजैक्शन करते हैं। अभी हमने मेथड ऑफ पेमेंट्स पढ़े हैं, हमने मेथड ऑफ पेमेंट पढ़े हैं तीन। हमने कहा कि ट्रांजैक्शन फुली कैश भी हो सकती है, ट्रांजैक्शन फुली डेट भी हो सकती है, एंड ट्रांजैक्शन कुड बी फुली स्टॉक फॉर स्टॉक परचेज, और इट कुड बी हाइब्रिड कैश डेट और स्टॉक। लेकिन कॉलर जो है इट्स अ स्पेशलाइज्ड मेथड ऑफ पेमेंट दैट इज यूज्ड व्हेन देर इज स्टॉक फॉर स्टॉक ट्रांजेक्शन। यानी जब भी स्टॉक फॉर स्टॉक ट्रांजेक्शन होगी तब आपने यूज ऑफ कॉलर करना है। यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है कि जी ये कंपनी है जिसने एक्वायर करना है, उसका 50 का शेयर है, जिसको एक्वायर करना है वो 20 का शेयर है। इस सूरत हाल में क्या होगा, हम इसको यहाँ डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमें भी कुछ समझ आए। ये जी क्यू एक्वायरर है, एक्वायरर का इस वक्त शेयर है जी 40 का, या उसी एग्जांपल को ले लेते हैं 50 का चला। अच्छा जी, एक एक्वायरी है, एक्वायरी जो है वो 20 का, ठीक है जी। अब यहाँ एग्जांपल समझने वाली बात यह है कि ये जो एक्वायरर है ये एक्वायरी को परचेज करना चाहता है, ठीक है जी। अगर ये एक्वायरी को परचेज करना चाहता है तो उसके हिसाब से हम इसके कॉलर्स कैसे सेट करेंगे। कॉलर कैसे सेट होगा जी, कॉलर एक्वायरी का शेयर दैट इज इक्वल टू 40%, 40% ऑफ एक्वायरर। ये कैसे पता चला हमें, ये ऐसे पता चला जी, हमने 20 को डिवाइड कर दिया 50 पे। 20 इज द प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ एक्वायरी, और एक्वायरर का जो है 50% है। जब आप इसका आंसर निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0.4 और 40%। ठीक हो गया, हमें समझ आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि 1 शेयर ऑफ एक्वायरी इज इक्वल टू 0.4 शेयर, 0.4 शेयर ऑफ एक्वायरर। 0.4 शेयर ऑफ एक्वायरर। हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या है जी, एक एक्वायरी है, ठीक है जी। एक्वायरी जो है उसके अगेंस्ट, एक्वायरी जो है उसके अगेंस्ट हमारा जो शेयर है एक्वायरर का वो 50% है, ठीक है। वो सॉरी 50 रुपीज़ का है। 20 रुपये का शेयर अगर हमने रिप्लेस करना है एक्वायरर के 50 रुपीज़ के शेयर के हिसाब से, तो दैट मीन्स के एक एक्वायरी का शेयर दैट वुड बी इक्वल टू 0.4
शेयर ऑफ एक्वायरर। अब यहाँ हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या है जी? एक्वायरी का शेयर रिड्यूस होके 40 का हो जाता है। अगर ये रिड्यूस होके 40 का हो सकता है तो इसमें इट मींस रिडक्शन कितनी आएगी? रिडक्शन आएगी 10 रुपए। 10 रुपए की रिडक्शन इज इक्वल टू 0.2 और 20%। ये मैंने कैसे निकाला? ये मैंने ऐसे निकाला जी, शेयर था इसका, रिडक्शन आई 10 रुपए की और इसका शेयर था आपके पास 50 का। इस कंपनी का, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, जो शेयर जिसने परचेज करना है दूसरी कंपनी का, उसके पहले शेयर था 50 रुपए का, अब का हो गया 40 रुपए का। जो 40 रुपए का हुआ तो रिडक्शन इन शेयर आई 10 रुपए। तो 10 रुपए का जो रिडक्शन है दैट इज इक्वल टू 20%। वो 10 डिवाइडेड बाई 50 करके निकालना है तो इतना ही होता है। अगर ये इसकी 20% रिडक्शन आती है, ठीक है, तो एक्वायरर के साथ क्या, एक्वायरी के साथ क्या होगा? एक्वायरी का शेयर भी 20% रिड्यूस हो जाएगा। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 20, हमारे पास 4 रुपीज आए। तो एक्वायरी का शेयर कितना हो गया जी? एक्वायरी का शेयर हो गया जी 16 रुपए का। अब शेयर रिडक्शन आई है आपकी, क्या कहते हैं, एक्वायरर की, उसमें एक्वायरी का क्या कसूर है? अब इस सूरत हाल में दोबारा से कैलकुलेशन होगी। दोबारा से कैलकुलेशन कैसे होगी? ये वाला पोर्शन जो कैलकुलेशन का है ये दोबारा परफॉर्म किया जाएगा। क्योंकि जब एक्वायरर की प्राइस थी 50 रुपए, इंक्वायरी की प्राइस थी 20 रुपए, ट्रांजैक्शन होगी हमारी कम सेटल। सेटल से मुराद है हमने ट्रांजैक्शन को मान लिया। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस उसकी प्राइस रिडक्शन आ गई। जब प्राइस रिडक्शन आई तो उसका एक्वायरी से तो कोई ताल्लुक नहीं है। अगर एक्वायरी से कोई ताल्लुक नहीं है तो ये जो 4 रुपए का रिडक्शन हमें नजर आ रहा है, ये 4 रुपए का रिडक्शन हमें नहीं करना। हमें एक्वायरी में ये 4 रुपए का रिडक्शन नहीं करना। अब हम इसकी दोबारा से कैलकुलेशन करेंगे। दोबारा कैसे कैलकुलेट होगा? 20 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 0.5। अब हमारा जो है वन शेयर ऑफ एक्वायरी इज इक्वल टू 0.5 शेयर ऑफ एक्वायरर। अब आपकी ट्रांजैक्शन चेंज हो जाएगी। सो इसका मतलब है कि अगर मार्केट में कॉन्टिन्यूस फ्लक्चुएशन आती है तो इस सूरत हाल में आपको बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इस बार बार कैलकुलेशन से बचने के लिए इस बार बार कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसका प्राइस का एक पेंडुलम बना देते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास ये 40 यानी 60 और 40 के दरमियान अगर मूव करेगा, यानी हमने कहा कि 40 और 60 के दरमियान मूव करेगा, तो हम शेयर की जो एक्सचेंज है उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों चेंज नहीं करेंगे? क्योंकि अभी हमने देखा कि हमें ये कैलकुलेशन बार बार करनी पड़ेगी। अब ये 40 का हो गया, ये हो सकता है 45 का हो जाए, हो सकता है ये 655 का हो जाए, हो सकता है ये 80 का हो जाए। इस कैलकुलेशन के साथ साथ बार बार हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देयर फॉर हम कॉलर लगा देते हैं। कॉलर का मतलब क्या है कि हम उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिफाइन कर लेते हैं। उस अपर और लोअर लिमिट के अंदर अंदर अगर शेयर प्राइस एक्वायरर की मूव करती है तो ट्रांजैक्शन उसी हिसाब से होती है जो पहले दिन हो। लेकिन अगर ये उससे बाहर निकलेगी तो दोबारा से रिकैलकुलेट होगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये देखें, दस द इनिशियल टर्म इज 0.5 शेयर ऑफ द बिडर फॉर ईच शेयर ऑफ द टारगेट। यानी एक्वायरर का क्या कहते हैं, एक्वायरी का एक शेयर, एक्वायरर का 0.4। अब ये चेंज होके 0.33 पे भी आएगा, ये चेंज होके 0.5 पे भी जाएगा। इस सूरत हाल में तो कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो हम इसका एक कॉलर सेट कर देंगे कि ये 40 और 60 के दरमियान रहेगा, तो हमारी ट्रांजेक्शन इसके ऊपर फुलफिल होगी। लेकिन अगर इस बाउंड से निकलता है तो हम इसको दोबारा से रिकैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज एक्चुअली कॉलर। ये नीचे से कॉलर की एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आप लोगों ने पढ़नी है। और